हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस नए वीडियो में जीव विज्ञान की क्लास लेके आए हैं, यानी कि साइंस के अंतर्गत जीव विज्ञान आता है। उससे एक मैं टॉपिक लेके आया हूँ, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बन जाता है हर एक किसी एग्ज़ाम में। और वैसे भी हमारी सेहत के लिए भी इस टॉपिक को क्या है अच्छे से समझना चाहिए, और कौन किस किस न्यूट्रिशन को हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो पोषण क्या होता है? पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है। जैसे जब हम कोई आहार लेते हैं तो वो आहार, उसको कहते हैं रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से उसका पाचन करते हैं। पाचन के बाद में उससे एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को। उस एनर्जी के माध्यम से हमारे शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र और कई सारे अंगों का विकास होता है। ठीक है, तो ये पोषण की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, हर एक जीव और हर एक पौधे में होती है। ठीक है, तो पोषण दो प्रकार का मैंने यहाँ पे दिखाया है। जैसे पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण होता है, एक परपोषण होता है। स्वपोषण मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और अपना भोजन स्वयं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस माध्यम से अपने लिए एनर्जी तैयार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। कौन कौन से? जैसे सभी पेड़ पौधे, आप लोगों को पता होगा पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये पेड़ पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं। कुछ जीव हैं जो स्वपोषी होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव, जैसे यूग्लिना यहाँ पे मैंने दर्शाया है। यूग्लिना क्या है? स्वपोषी जीव है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्लेमाइडोमोनास जीव है, ये क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ये क्या है? ये स्वपोषी जीव हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। तो यानी कि यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास या स्वपोषी जीव हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया से बनाते हैं वो आप लोगों को पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं। क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? आप लोगों को पता होगा, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे छोड़ते हैं। इट मीन सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म के उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ऑक्सीजन क्या है? आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं, स्वपोषण हो गया। परपोषण क्या होता है? परपोषण मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे जीव पे निर्भर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? परपोषी जीव कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। जैसे आप लोगों को पता है सभी जानवर, मानव क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं बनाता है ना। फल फ्रूट, ठीक, अनाज, सारी चीज़ें खाता है, मांस खाता है। तो ये क्या है? ये भोजन मानव ने नहीं बनाया, तो क्या है? दूसरे पे आश्रित है। तो मानव क्या है? परपोषी है। ठीक है, और सभी जानवर भी क्या है? या तो पेड़ पौधों को खाते हैं, या तो फिर मांस को खाते हैं। तो क्या है? ये भी परपोषी हैं। तो सभी जानवर और मानव परपोषी होते हैं, और ये जो जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसको क्या कहते हैं? आहार लेते हैं, वो प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है तुलसी और पीपल। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, वो सूर्य के प्रकाश में होती है।
तो सूर्य का प्रकाश तो दिन में ही निकलता है, ठीक है। हालांकि कुछ पौधे नाइट में भी अगर जो वाइट रोशनी मिले तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, बट हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो ये जो तुलसी और पीपल हमने लिखा है और नीम लिखा है, ये अपवाद है। ये रात में क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन पेड़ पौधे कब छोड़ते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेड़ पौधों में अपना भोजन बनाते हैं, तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन जो होती है वो मानव के लिए बहुत लाभदायक और ज़रूरी है। तो अभी कोरोना काल में आप लोगों ने सुना होगा कि तुलसी, नीम, इन चीज़ों का लोग खूब सेवन करते थे। उसका रीज़न यही था कि तुलसी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा क्यों? तुलसी और पीपल, नीम, बरगद ये कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो रात्रि में भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कैसे? क्या होता है कि साइक्लोऑक्सीजनेट नामक एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से तुलसी, पीपल, नीम, बरगद ये क्या करते हैं, आसपास मौजूद प्रदूषकों, मतलब जो पेड़ के आसपास मौजूद प्रदूषक होते हैं उनके ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि प्रदूषकों की मदद से, इस प्रदूषकों से, इस एंजाइम की मदद से ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए तुलसी, पीपल, नीम ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं और घर में लगाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैंने कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीट भक्षी पौधे होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, जैसे घटपरड़ी, वीनस फ्लाई। घटपरड़ी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा या सुना होगा। वीनस फ्लाई भी होता है। ये क्या होता है, कीट भक्षी होते हैं। कीट भक्षी मतलब कीटों को खा लेते हैं पेड़ पौधे। कैसे? क्या होता है, कुछ पौधे जो घटपरड़ी और वीनस फ्लाई है ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन की कमी है तो पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती, तो ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। वो इनके अंदर एक ऐसा गुण है, वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये क्या कर लेते हैं, कीटों को, उसको क्या कहते हैं, अपने पत्ती में क्या कर फंसा लेते हैं और उसका पूरा नाइट्रोजन चूस लेते हैं। और ये कीटों की मदद से अपने नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये कीट भक्षी पौधे घटपरड़ी, वीनस फ्लाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कीट भक्षी पौधे हैं। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये तो हो गया पोषण, स्वपोषण, परपोषण, ठीक है, आपने जाना कीट भक्षी पौधे। अब चलते हैं कि पोषण के बाद में जो मानव में पोषण होता है, यानी कि हम लोग जो पोषण करते हैं, ठीक है, तो उस पोषण में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मानव जब पोषण करता है तो भोजन के कुछ अवयव होते हैं। जो भोजन ग्रहण करता है उसके कुछ अवयव होते हैं, भोजन के अवयव। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूं अगर जो, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने सुना होगा। प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, वाटर होता है, फाइबर होता है। इस तरह ये क्या होते हैं, ये मानव आहार के साथ में ये भोजन के अवयव हैं जिनको क्या करता है, ग्रहण करता है। किस लिए? अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए। क्यों? एक एक करके जो मानव भोजन के अवयव को जो ग्रहण करता है, सभी के बारे में हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मानव शरीर में, ये टोटल वेट का 1% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? टोटल वेट का 1%। हमें प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की जो आवश्यकता होती है वो 400 से 500 ग्राम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, आप तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख रहे थे। तो
तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली ये 3 अवयव से मिलके बना होता है, CHO, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके कार्बोहाइड्रेट का बनता है। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जब एक साथ मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन इन तीनों के सहयोग से तो बनता है कार्बोहाइड्रेट, बट हमेशा 2:1 का रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हम तभी कहेंगे जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों की उपस्थिति हो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो हो, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अवयव हों और ऑक्सीजन का 1 अवयव हो, इस तरह से रेशियो हो, तो हम उसे बोलेंगे क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। अगर जो इनके बीच में रेशियो 1 और 2 का हो जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, वो वसा होगा। यानी कि इसके अलावा कोई और रेशियो बनना होगा तो क्या होगा? वो वसा हो जाएगा। तो जब हम वसा पढ़ाएंगे भोजन के अवयव में आगे तो वसा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का अनुपात होता है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलती है। डेली हमारे बॉडी को दिन भर में जो हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है उसका 60 से 80% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है। यानी कि एक दिन में एक व्यक्ति को, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसका 60 से 80% सिर्फ किससे पूरी होती है? कार्बोहाइड्रेट से 60 से 80% एनर्जी की पूर्ति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट कितना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट जानते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टोटल वेट का मात्र 1% होता है। यानी कि अगर जो किसी व्यक्ति का वेट 100 kg है तो 1% यानी कि 1 किलो उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। अच्छा आगे देखते हैं, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का हम जब सेवन करते हैं तो 4.1 किलो कैलोरी हमें क्या मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को ही कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है जब, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम निकलता है इंसुलिन एंजाइम क्या करता है? इस कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में जब चेंज करता है तो आप लोगों को पता होगा जब, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंसुलिन एंजाइम है। तो इंसुलिन एंजाइम की मात्रा जब हमारी बॉडी में कम हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन एंजाइम कम निकलता है, यानी कि कम बनता है, तो हमें शुगर जैसी बीमारी हो जाती है। शुगर बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी। तो कहने का मतलब ये, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो इंसुलिन एंजाइम इसके साथ क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के साथ, तो क्या होता है? ये ग्लाइकोजन में चेंज होता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी क्या करता है? स्टोर करता है, लेकिन डायरेक्ट वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर नहीं करता, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, यकृत में स्टोर होता है। जो ग्लाइकोजन है वो यकृत में स्टोर होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनने के लिए एक प्रक्रिया होती है, वो इंसुलिन के माध्यम से होती है। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा यानी कि इंसुलिन एंजाइम का स्राव कम होता है, उत्पत्ति कम होती है इंसुलिन एंजाइम की, तो ये क्या होता है? ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है और ये ग्लूकोज में ही रह जाता है। और क्या होता है? ये हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है।
इसलिए लोग कहते हैं कि शुगर जैसी बीमारी होगी। शुगर को हिंदी में मधुमेह कहते हैं, यानी कि मधुमेह जैसी बीमारी होगी। फिर इसका एक रिवर्स यानी कि इसकी वाइस वर्सा क्या चलती है, रिएक्शन चलती है। फिर ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट जितना एक्स्ट्रा होता है हमारी बॉडी में, उतना इंसुलिन के माध्यम से ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। फिर जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, तो यही ग्लाइकोजन फिर से कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, यानी कि ग्लूकोज में चेंज होता है। तो उसके लिए एक एंजाइम होता है ग्लूकोगॉन, ठीक है। ये एंजाइम फिर से इस स्टोर ग्लूकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। तो इसके लिए ये एंजाइम आपका जिम्मेदार है। तो जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोगॉन नामक एंजाइम कम मात्रा में उत्पन्न होता है, तो हमारा ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ब्लड में क्या होता है, ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है और हमें हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। समझ में, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोजान। अच्छा, इंसुलिन आप लोगों को पता होगा ये कहाँ से स्रावित होता है। इंसुलिन आपका आमाशय की बीटा सेल से स्रावित होता है, ठीक। यानी कि जो आमाशय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सेल्स पाई जाती हैं जहाँ से अलग अलग प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, तो बीटा सेल से निकलता है। और ग्लूकोजन एंजाइम कहाँ से निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है। क्लियर हुआ। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं उससे हमें 60 से 80% डेली की ज़रूरत की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है। बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है किस रूप में, ग्लूकोजन के रूप में। ग्लूकोजन में कौन चेंज करता है, इंसुलिन नामक एंजाइम के साथ ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है, यानी कि अभिक्रिया होती है और ये ग्लूकोजन में चेंज हो जाता है। जब इंसुलिन कम स्रावित होता है तो ये ग्लूकोजन में चेंज नहीं हो पाता है और रुधिर में क्या होता है, रुधिर मतलब खून में हमारे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हमें शुगर जैसी बीमारी हो जाती है। इसकी वाइस वर्सा रिएक्शन जो होती है, ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में चेंज होता है, क्योंकि हमें जब ज़रूरत होती है यूज के लिए कार्बोहाइड्रेट की, तो क्या होता है, ग्लूकोजन नामक एंजाइम निकलता है अल्फा सेल से और इसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और हमारी बॉडी इस कार्बोहाइड्रेट को क्या कर लेती है, यूज में ले लेती है, यानी कि एनर्जी मिलती है इससे। तो ये आप लोग बेसिकली देखा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अभी कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे। चल अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किन किन फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से फॉर्म में, एक पाया जाता है सेलुलोज के रूप में, सेलुलोज के रूप में, ठीक है। दूसरा पाया जाता है शुगर के रूप में और तीसरा पाया जाता है स्टार्च यानी कि मंड के रूप में। सेलुलोज के रूप में इसको शुगर बोलते हैं और इसको स्टार्च यानी कि मंड के रूप में पाया जाता है। तो सेलुलोज के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो बेसिकली पादप में, यानी कि पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में ही पाया जाता है। नियर अबाउट कितना, 80% जो होता है कार्बोहाइड्रेट वो सेलुलोज के रूप में ही पाया जाता है। बट सेलुलोज का पाचन जो होता है वो मानव नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पाचन के लिए, सेलुलोज के पाचन के लिए जो मानव में अंग चाहिए वो अंग अविकसित हो गया है। जैसे जानवर जो होते हैं, यानी कि जानवर क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं आसानी से, लेकिन मानव पहले पाचन कर लेता था सेलुलोज का, अब पाचन नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म में पाया जाता है। तो उसका पहला फॉर्म सेलुलोज है। सर्वाधिक जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म की है वो सेलुलोज की है। सबसे ज़्यादा इसी रूप में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किस रूप में, सेलुलोज के रूप में। लेकिन इसका मानव पाचन नहीं कर पाता है, पहले पाचन कर लेता था।
क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जब हिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग तो देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो पेड़ पौधों की छाल या ये सब चीज़ें खाते थे, उसका पाचन हो जाता था। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारी बॉडी में एक ऐसा अंग पाया जाता है जिसका अब कोई यूज नहीं, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स का काम जो होता था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मार्कर नहीं चल रहा है। अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स जो अंग है इसका काम ही होता था सेलुलोज का पाचन करना। मानव बॉडी में ये अपेंडिक्स पाया जाता है, लेकिन ये अपना काम अब भूल चुका है, क्योंकि क्या होता है, जिस अंग का हम यूज नहीं करते वो अंग धीरे धीरे अविकसित हो जाता है। तो जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, वो क्या करते थे, सेलुलोज का ग्रहण करते थे, यानी कि सेलुलोज को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। जैसे पेड़ों की छाल, पत्ते, सारी चीज़ें खाते थे, क्योंकि पहले क्या था, अनाज विकसित नहीं हुआ था। तो ये अपेंडिक्स अपना काम करता था और सेलुलोज का पाचन कर पाता था। लेकिन अब मानव शरीर में ये अविकसित अंग के रूप में बचा हुआ है, यानी कि अवशेषी अंग है, यानी कि अब इसका कोई यूज नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो अब मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा शुगर के रूप में पाया जाता है। एक चीज़ और, सेलुलोज की सबसे ज़्यादा जो उसको क्या कहते हैं मात्रा पाई जाती है वो कपास में पाई जाती है। कपास आप लोगों ने सुना है, जिसका रुई बनाया जाता है। ठीक है, तो कपास में 90% तक क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। कोई मार्कर आज नहीं चल रहे हैं, क्या बात है, सॉरी। सेलुलोज में कपास में जो सेलुलोज की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है कपास में, कितनी, 90% तक। और जो कागज होता है, इस कागज में 25 से 50% तक सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। और एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, एक पॉइंट, कि जो कृत्रिम फाइबर है, ठीक है, कृत्रिम फाइबर रेयान, ठीक है, कृत्रिम फाइबर रेयान, ठीक है, रेयान फाइबर मीन्स रेशा, जिसका धागा बनता है। कृत्रिम फाइबर रेयान जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। जब आपको फाइबर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी मैंने बता दिया। जो रेयान होता है, कृत्रिम फाइबर होता है, ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो ये सेलुलोज के बारे में कुछ पॉइंट थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप था सेलुलोज। दूसरा शर्करा यानी कि शुगर, शुगर के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सभी प्रकार की शर्कराओं से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कौन कौन सी शर्कराएं होती हैं आप लोगों ने सुन रखा होगा, लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, ये क्या है, शर्करा के अलग अलग प्रकार हैं। तो जैसे मैंने लुक्टोज लिखा, तो लुक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है, ये बेसिकली मिल्क में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। आपका पेपर में क्वेश्चन ये बना है कई बार, मिल्क शुगर किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। तो दूध में क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज क्या है, एक शुगर का प्रकार है। ठीक है, क्लियर। दूसरा सुक्रोज किस में पाया जाता है, सुक्रोज जो पाया जाता है ये गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है, गन्ना और चुकंदर में, गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केन शुगर, इसको बोलते हैं टेबल शुगर। हाँ, सुक्रोज को
टेबल शुगर भी बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है टेबल शुगर किसे बोलते हैं, तो सुक्रोज को ही बोलते हैं। ठीक है, भारतीय गन्ने में, जो भारत का गन्ना होता है, 10 से 12% क्या होता है, 10 से 12% लगभग सुक्रोज पाया जाता है। अब कहेंगे सर भारतीय गन्ना क्या होता है, विदेशी गन्ना क्या होता है? तो क्या होता है, जिस गन्ने में पानी की मात्रा कम होती, ज़्यादा होती, उसमें सुक्रोज की मात्रा कम पाई जाती है। तो जो भारत का गन्ना है, जो उससे चीनी बनाई जाती है, तो उसमें सुक्रोज की मात्रा 10 से 12% पाई जाती है। और ब्राज़ील के गन्ने में, आप लोगों को पता होगा ब्राज़ील देश है जहाँ पे गन्ने का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। तो ब्राज़ील का जो गन्ना होता है, वहाँ पे उस गन्ने में 15% तक शुगर पाई जाती है। ठीक है, सुक्रोज शुगर पाई जाती है। तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रक्टोज शुगर। ठीक है, ये मिटा देते हैं आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आए, इधर जगह हो जाए। यहाँ पे मैंने बताया सुक्रोज गन्ना में पाया जाता है और चुकंदर में पाया जाता है। ठीक है, भारतीय गन्ने में इसकी मात्रा 10 से 12% और ब्राज़ील के गन्ने में लगभग 15% तक। ठीक है, सुक्रोज की मात्रा। अब चलते हैं फ्रक्टोज शुगर कहाँ पाया जाता है। जो फ्रक्टोज शुगर होता है बेसिकली किसमें पाया जाता है, फलों में, यानी कि जो हम फलों का सेवन करते हैं इसमें फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। और शुगर आप लोगों को पता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। तो फ्रक्टोज शुगर फलों में पाई जाती है। क्लियर। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। क्या होता है, ये जो फ्रक्टोज शुगर होती है, जो प्रकृति में जितनी भी शर्कराएं पाई जाती हैं, जैसे आपको लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो सबसे मीठी शुगर होती है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज शुगर होती है, जो फलों से प्राप्त की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, ग्लूकोज अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, और खून में पाया जाता है। आप कहेंगे सर खून, ठीक है, मतलब जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, जो बेसिकली खून होता है, ब्लड होता है, उसमें ग्लूकोज नाम की शुगर पाई जाती है। अभी आप लोगों को मैंने पीछे जब पढ़ाया है कि जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो शुगर नामक बीमारी हो जाती है। और शुगर क्या होता है, तो वही शुगर यहाँ ग्लूकोज, मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्लड में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें शुगर नामक, मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि ब्लड में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। ये कौन से प्रकार की शुगर है, ये ग्लूकोज शुगर है। ठीक है, फिर माल्टोज देखते हैं। माल्टोज शुगर जो होती है वो अनाजों में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फलों में कौन सी शुगर पाई जाती है, गन्ना में कौन सी, अंगूर में। तो माल्टोज शुगर जो है वो अनाजों से प्राप्त की जाती है। अनाज गेहूं, धान, ठीक है, बाजरा, ये सारे आपके अनाज हैं। ठीक है, डेक्सट्रोज शुगर जो होती है ये शहद में पाई जाती है, शहद में, यानी कि जो मधुमक्खियाँ फूलों से रस निकाल के शहद बनाती हैं, उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, डेक्सट्रोज शुगर पाई जाती है। तो ये आप लोगों ने देखा फ्रक्टोज के शुगर्स के प्रकार। ठीक है, कौन कौन सी शुगर कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट के जो फॉर्म बता रहे थे उसके अंतर्गत 3 फॉर्म बताए थे, सेलुलोज और शुगर और मंड। तो सेलुलोज शुगर के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं मंड क्या होता है। मंड मतलब स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का तीसरा रूप है, इसको हिंदी में मंड बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जो हमारे अनाज होते हैं, जो संचित भोजन होता है, यानी कि गेहूं हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे जो अनाज होते हैं उनके अंदर मंड पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम गेहूं और उसको क्या कहते हैं चावल या कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है। तो जो संचित अनाज हैं, जो पौधों का संचित भोजन है, उसमें मंड पाया जाता है। ठीक है,
मानव शरीर में जो यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मानव शरीर में जो पाचन स्टार्ट होता है, पाचन क्रिया मतलब होती है जब खाना हम खाते हैं तो पाचन होता है उसका, ठीक है। तो जो पाचन क्रिया में सबसे पहले पाचन होता है जिस चीज़ का, उससे मंड ही बोलते हैं। मंड का सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मुंह में आप लोगों ने सुना होगा टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो सबसे पहले मंड का ही पाचन करता है, यानी कि स्टार्च का ही पाचन करता है। तो स्टार्च के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा कि ये बेसिकली अनाजों में पाया जाता है, पौधों में संचित उसको क्या कहते हैं, भोजन होता है। अनाज, धान, गेहूं, इन सब चीज़ों में मंड पाया जाता है और इसका पाचन सर्वप्रथम स्टार्ट होता है कहाँ से? मुंह से, ठीक है। मुंह में जब इसका पाचन होता है तो ये HCl नामक एंजाइम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। इसकी मदद से ये क्या होता है, ये ग्लूकोज में बदल जाता है, यानी कि इसकी मदद से ये स्टार्च जो होता है HCl की मदद से किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये मंड के बारे में आप लोगों ने फैक्ट जाना है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली पोषण के अंतर्गत, न्यूट्रिशन के अंतर्गत पोषण क्या होता है, पोषण 2 प्रकार का होता है, पर पोषण, स्वपोषण, उसके बारे में जाना, ठीक है। कुछ विशेष पॉइंट जाने, कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं, पीपल के बारे में O2 देता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोगों ने जाना, फिर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स के बारे में जाना, ठीक है, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, फिर उन फॉर्म्स में कौन कौन सी शुगर अलग अलग होती उनके बारे में जाना। तो ये आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा, वीडियो देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप बार बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो देखते रहिए और लोगों को वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।